हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 1 अपन ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस पार्ट 1 का जो लिंक है यहाँ पे पिन कर दूँगा, ताकि आप उस वीडियो को आराम से देख सकेंगे बाद में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, लिमिटेशन फॉर शूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट आर। संविदा संबंधी वाद में परिसीमा काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 2, ऑप्शन नंबर 1 2 साल, ऑप्शन नंबर 2 3 साल, ऑप्शन नंबर 3 1 साल, ऑप्शन नंबर 4 6 मंथ। अब ये वाला क्वेश्चन है जो लिमिटेशन एक्ट अपना दे रखा है, उसके जो पीछे शेड्यूल दे रखी है उस शेड्यूल से पूछा गया है। उस शेड्यूल के अंदर तकरीबन 7 या 8 तरीके के जो लिमिटेशन पीरियड हैं उसके बारे में जिक्र करता है, जिसके अंदर अकाउंट से संबंधित हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो गया, डिक्लेरेशन से संबंधित हो गया, डिक्री या इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो गया, इमूवेबल या मोबाइल प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया, टोर्ट से संबंधित हो गया, ट्रस्ट न्यास से संबंधित हो गया, मिसक्लेनियस मैटर से संबंधित हो गया, या रेजिडुअल रूल हो गया। तो यानी कुल मिलाकर 7 से 8 इन के बारे में जो लिमिटेशन पीरियड के बारे में वो बात करता है। उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूछा गया है। बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 3 साल। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट के जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर जो एंट्री नंबर है वो 6 से लेकर 55 तक रहेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लिमिटेशन फॉर शूट रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट आर। डिक्री और लिखित संबंधी वाद में परिसीमा काल अवधि क्या रहेगी? अब यह भी क्वेश्चन अपने लिमिटेशन पीरियड के जो शेड्यूल दे रखी है उसमें से पूछा गया है। तो जो ऑप्शन 1 बता रहा है, ऑप्शन नंबर 1 1 साल, ऑप्शन नंबर 2 2 साल, ऑप्शन नंबर 3 3 साल, ऑप्शन नंबर 4 5 साल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 3 साल रहेगा, जो एंट्री नंबर अपने 59 और 60 के बारे में ये बात करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लिमिटेशन फॉर कंपनसेशन फॉर लिबल एंड स्लैंडर आर। यानी अपमान लेख व अपमान वचन के निमित्त प्रतिकर के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या रहेगा? यह भी क्वेश्चन आपके लिमिटेशन पीरियड के जो शेड्यूल दे रखी है उसके पीछे से पूछा गया है। ऑप्शन 1 1 साल, ऑप्शन 2 2 साल, ऑप्शन 3 3 साल, ऑप्शन 4 5 साल। अब जो ये वह पूछा गया है उसकी एंट्री 75 और 76 है, ठीक है। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो उसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा वो 1 साल रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर राइट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट। ऑप्शन 1 एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 ईजमेंट, ऑप्शन 3 टॉर्ट, ऑप्शन 4 सेल। अब ये क्वेश्चन अपन के जो सेक्शन 2 है उसमें से पूछा गया है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, उसके अंदर आवेदक एप्लीकेशन दे रखी है, आवेदन दे रखी है, बिल ऑफ प्रोमिसरी के बारे में बता रखा है, बॉन्ड के बारे में बता रखा है, सुखाचार, विदेशी, सद्भाव, वादी, परिसीमा काल, प्रोमिसरी नोट, वाद, अपकृत्य, न्यासी, यानी इनके बारे में डेफिनेशन बता रखी है। जबकि सेल के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट रहेगा वो सेल रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन फॉर डिले कंडोनेशन इन सेक्शन, यानी जो विलंब माफी का आवेदन है वो किस धारा के अंदर बताया गया है? अब बात करते हैं ऑप्शन 1 सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 8। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 5, जो क्या बात करेगा कि कोई भी अपील या कोई आवेदन अगर आया है और वो सीपीसी के ऑर्डर 21 के उपबंध में जो दे रखा है उससे किसी के अधीन या आवेदन से अगर को वो
अलग है या भिन्न है, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो उसके पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा जब अपीलार्थी या आवेदन कोर्ट का यह समाधान कर देते हैं कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो सेक्शन दे रखे हैं 6, 7, 8, उसके बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन 6 है वो विधिक नियोग्यता के बारे में बात करेगा। विधिक नियोग्यता के बारे में मतलब होगा कि यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी कि जहाँ पर कोई एक व्यक्ति कोई किसी में डिसेबल हो रखा है तो वहाँ पर वो परिसीमा काल क्या रहेगा, या वो अप्राप्त है या पागल है या जड़ हो गया है, तो वहाँ पर उसके जो इन तीनों की जो कंडीशन वो खत्म होने के बाद ही वो क्या करेगा कि उसको वाद दाखिल कर सकेगा। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि अगर कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ वाद संस्थित करने या डिक्री निष्पादन करने आवेदन करने जो संयुक्त हकदार के वाले व्यक्ति में से किसी एक की नियोक्ता के अधीन हो जाता है तो उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसको डिस्चार्ज दिया जा सकता है, या वहाँ उन सब के विरुद्ध सबका समय चलना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु जहाँ की ऐसा कोई उन्मोचन नहीं दिया गया है तो वहाँ उनमें से किसी के भी विरुद्ध तब तक समय का चलना प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि उनमें से एक अन्य की सहमति के बिना उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या उस नियोक्ता का अंत न हो जाए। बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बताता है विशेष अपवाद के बारे में। अब जो सेक्शन 6 और 7 के अंदर जो कुछ भी नहीं आया है वहाँ पर कोई भी बात सुपा अधिकार के लागू कराने के वादों को लागू नहीं होगी, और न ही कोई भी वाद या आवेदन परिसीमा काल नियोक्ता के अंत से उसमें से ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है इन विच सेक्शन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू स्यू एज प्रॉपर इज अप्लाइड। किस धारा में अकिंचन के रूप में वाद लाने की इजाज़त का समय अवर्जित होगा। ऑप्शन 1 सेक्शन 12, ऑप्शन 2 सेक्शन 13, ऑप्शन 3 सेक्शन 14, ऑप्शन 4 सेक्शन 15। अब इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है कि जो अकिंचन के रूप में वाद लाने की अपील है तो वहाँ पर करने के जो इजाज़त के लिए आवेदन किया गया है और वहाँ पर जो प्रतिपेक्षित हो गया है तो वहाँ उस वाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल के संगणना उतना समय अवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाज़त को आवेदन सद्भावनापूर्ण अभियोजित करता और ऐसे वाद या अपील के लिए विहित कोर्ट के अंदर जो फीस दी जानी थी उस कोर्ट में वाद या अपील को वही बल रखेगा या प्रभाव रखेगा जो वह मानकर बरतेगा मानो उस कोर्ट के अंदर फीस प्रारंभ में वो दे देता है। अब सेक्शन 13 का अपन जो अपना सीपीसी है, सीपीसी का ऑर्डर नंबर 33, उसको अपन साथ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 15। तो सेक्शन 12 क्या बात करता है? सेक्शन 12 यह कहता है कि जो विधिक कार्यवाही होती है उसमें जो समय का अपर्जन है वो क्या रहेगा कि कोई भी वाद, अपील, आवेदन के जो परिसीमा काल के करना उस दिन को अपर्जित कर दिया जाएगा जिससे उस परिसीमा काल की गणना की जानी है। ठीक है, या कोई अपील के लिए आवेदन कर रहा है तो अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण का जो निर्णय है उसके पुनर्विलोकन के लिए तो वहाँ परिसीमा काल को कम कर दिया जाएगा या उसको अपर्जित कर दिया जाएगा। फिर सेम बात आती है डिक्री या आदेश के अंदर कोई अपील की जाती है तो उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन होता है। तो जैसे ही डिक्री और आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका आप निर्णय की कॉपी प्राप्त करते हो तो उसमें जो समय लगता है उसको समय को निकाल दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पंचायत और अपार्षद के लिए, तो वहाँ पर आवेदन किया है तो परिसीमा काल संगणना प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपर्जित कर दिया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 कहता है कि बिना अधिकारिता वाले कोर्ट में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई में जो समय लगता है उसका अपर्जन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करता है वाद और आवेदन की बात करता है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 कहता है कि कुछ अन्य मामलों में समय का अपर्जन, तो वे ऐसे कुछ अन्य मामले भी होंगे जहां पर समय का अपर्जन किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक इन सेक्शन
कपट या भूल का प्रभाव कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 14, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 15, ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 16, ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 17। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बात करता है? जो कपट और भूल के बारे में, प्रभाव के बारे में बात करता है। यानी ये क्या बात करेगा? कोई कपट या किसी व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया या भूल के परिणाम द्वारा से हुआ है, या कोई भी दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाया जाता है, तो वहाँ पर जो परिसीमा काल है तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक उस कपट या भूल का पता न चला सके या सम्यक तत्परता से पता चल सकता था। यानी क्या है कि पॉइंट ऑफ डिस्कवरी और पॉइंट ऑफ रीजनेबल डिलिजेंस से चल सकता था। फिर अगर किसी ने आपने कोई छिपाया है, कपट किया है, तो वहाँ पर या कोई डॉक्यूमेंट कंसील किया, आपने दस्तावेज को छुपाया है, तो वहाँ पर उसके टाइटल को या राइट को तब तक प्रारंभ या साधन अवसर पेश करने के मौके पर माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 जो बात करेगा प्रोविजन एज टू बार्ट और पेंडिंग सूट इन सेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 29, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 30, ऑप्शन नंबर 3 31, ऑप्शन 4 32। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 31। ये क्या बात करेगा? ये बात करेगा कि जो आप, एक सेकेंड, वर्जित एवं लंबित वादों आदि के उपवन के बारे में बात करेगा। जो लिमिटेशन एक्ट, अपना इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 है, उसके बारे में बात करता है कि वाद, अपील, आवेदन संस्थित या किया जाना सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट 1908 वाला है, तो उसके अवसान से पहले, अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हो गया होगा। ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित या किए गए ऐसे प्रारंभ के समय लंबित किसी भी वाद में अपील या आवेदन पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 29 की। जो सेक्शन 29 ये बात करता है, सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है। जो भारतीय संविदा अधिनियम का जो सेक्शन 25 है वहाँ पर लागू नहीं होता है। जो लोग विशेष या स्थानीय विधि परिसीमा काल है वहाँ पर ये लागू नहीं होता। जो 4 से 24 के अंदर केवल उन्हीं वहीं तक है, तो उसका विस्तार लागू होंगे। जहाँ तक जिस विस्तार तक वे विशेष स्थानीय विधि या अव्यक्त तौर पर अपरिचित नहीं हुई हो, और कोई भी विवाह या विवाह विच्छेद के संबंध में मैटर है, उसमें वहाँ पर लागू नहीं होगा। चौथा कि जो कोई भी सुखाचार या धारा 25 और 26 के धारा 2 में जो सुखाचार की परिभाषा दे रखी है, उन राज्य क्षेत्र में मामले लागू नहीं होंगे जिन पर सुखाचार अधिनियम 1882 तक समय विस्तार हो, तो वहाँ पर ये लागू होता है या नहीं होता है? लागू नहीं होता है। सेक्शन 32 रिपील कर रखा है। सेक्शन 31 अपन ने देख लिया था, वर्जित एवं लंबित वादों के बारे में, जो इसका राइट आंसर बताया गया है। और सेक्शन 30 जो उन वादों आदि उपबंध के बारे में जिनके विहित कालावधि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के विहित कालावधि से कम है, इसके बारे में बात करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर हाउ मैनी पार्ट्स इन लिमिटेशन एक्ट। जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर कितने पार्ट में बांटा गया है? तो इसको ऑप्शन नंबर 1 पार्ट 3, ऑप्शन नंबर 2 पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 3 पार्ट 5, ऑप्शन नंबर 4 पार्ट 6। इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट 5, ऑप्शन नंबर 3। पार्ट 1 कहता है जो प्रीलिमिनरी के बारे में बात करें, यानी प्रारंभिक, जो सेक्शन 1 से लेकर 2 के बारे में बताता है। पार्ट 2 बात करता है वाद, अपील, आवेदन के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 3 से लेकर 11 के बारे में बात करेगा। पार्ट 3 परिसीमा काल की गणना के बारे में, जो सेक्शन 12 से लेकर 24 के बारे में बात करेगा। पार्ट 4 कब्जे का स्वामित्व के बारे में बात करेगा, जो सेक्शन 25 से 27 के बारे में होगा। पार्ट 5 परकिन के बारे में, यानी सेक्शन 28 से लेकर 32 के बारे में बात करेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसेंशियल फॉर ए वैलिड एक्नॉलेज, यानी वेद अभिस्वीकृति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 लिखित, ऑप्शन बी हस्ताक्षरित, ऑप्शन सी परिसीमा काल की समाप्ति से पूर्व, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 सभी। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अब ये सेक्शन 18 से पूछा गया है, और सेक्शन 18 ये कहता है कि लिखित अभिस्वीकृति के बारे में बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या राइट किसी भी टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले लिखित अभिस्वीकृति की
अगर कोई भी पक्षकार है उसके द्वारा अगर वो लिखित रूप में हस्ताक्षर कर दिया जाता है तो वहाँ पर उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वो अपना अधिकार और दायित्व व्युत्पन्न करता है, हस्ताक्षरित है, तो वहाँ पर उस समय जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षर की गई थी, तो एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। अगर आपने क्या है कि अभिस्वीकृति की है और वहाँ पर हस्ताक्षर भी किया है, तो वहाँ पर आपको मौखिक साक्ष्य भी दिया जा सकेगा। अगर आपने कहीं पर अभिस्वीकृति पर्याप्त है और वो संपत्ति या किसी भी राइट में किसी भी संदा है या परिधान है या पालन है या उपयोग है समय नहीं आया है, तो वहाँ पर ऐसा किसी भी अन्य व्यक्ति को हक संबोधित कर सकेगा जिसमें हस्ताक्षर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा किया गया है या आवेदन या डिक्री आदेश के निष्पादन से संपत्ति या राइट के आवेदन को नहीं समझा जाएगा। आई होप आप सभी को ये 10 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।